माजी के पन्नों को पलटकर देखा तो जाना हुकूमतें बनती हैं लोगों से। आज के आईने में झांका तो देखा कि जमहूरियतें चलती हैं लोगों से। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान, कानून साज, मुंसिफ, अफसर आला और प्रेस, इस जमहूरियत को संभालते सातून इनके कंधों पर टिकी है जिम्मेदारी इस मुल्क की। कौन हैं ये लोग, क्या हैं इनकी जिम्मेदारियां? इन सड़कों से गुजरते अक्सर ये सवाल जहन में आते हैं। अब हम मांगेंगे जवाब, करेंगे कुछ बातें। आदाब नाजरीन, उर्दू हाट टॉक में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन शख्सियात से जो हमारे मुल्क को बनाने में अहम किरदार निभा रही हैं, जैसे हमारे कानून साज, हमारे नेता, MPs, मिनिस्टर्स, जर्नलिस्ट। इन सब से हम आपकी मुलाकात कराते हैं ताकि आप ये जान सकें कि हमारा मुल्क जो है किस तरह से तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और किस तरह से एक मुल्क के जो कामकाज हैं वो चलाए जाते हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं राज्यसभा के MP डॉक्टर भूषण लाल जांगड़े जी से। चलिए बातचीत का सिलसिला उनके साथ शुरू करते हैं। भूषण लाल जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हम अपने लोगों को बताते हैं, हमारे जो ऑडियंस उसको बताते हैं किस तरह से अलग अलग हमारे जो मुल्क में चीज़ें हैं वो किस तरह से काम करती हैं। और राज्यसभा क्योंकि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पिलर की तरह है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि राज्यसभा का जो कामकाज है वो किस तरह से चलता है। राज्यसभा का जो कार्य है वह खास करके उच्च सदन कहलाता है, और जहाँ लोकसभा से जो भी बिल पास होता है उसका अहम भूमिका राज्यसभा के लोग निभाते हैं। और राज्यसभा में ही जहाँ पास होता है बिल, उसके बाद राष्ट्रपति के पास वो बिल पहुँचता है और वह मान्य होता है। जी, जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, क्योंकि लोकसभा के हम सबको पता है किस तरह से चुने जाते हैं, हम ही लोग उन्हें चुनकर भेजते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के जो नुमाइंदे होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं, वो किस तरह से चुने जाते हैं? क्या है कि प्रदेश के जो चुनिंदा है, खास करके जितने सदस्य बनते हैं, विधायक बनते हैं, ये लोग चुनते हैं जी। और ये लोग ऐसे लोगों को, ऐसे शख्स को चुनते हैं जो योग्य हो, ईमानदार हो, अच्छा कार्यकर्ता हो और जिसमें उस पद को निभाने की क्षमता हो, ऐसे व्यक्ति को चुन के भेजते हैं। जी, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं और जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, अगर हम बेसिक उनमें फ़र्क देखें तो आपको क्या उनमें फ़र्क नज़र आता है? क्योंकि हम देखते हैं कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वहाँ पर वो उस तरह से उतने एक्टिव नहीं रहते जितने लोकसभा के रहते हैं, और लोगों को लोकसभा के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है, राज्यसभा के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है। तो किस तरह से उनके कामकाज में जो अगर हम बेसिक फ़र्क देखें, क्या फ़र्क है? राज्यसभा का दरअसल क्या है कि पूरा प्रदेश का जिम्मेदारी होता है, एक क्षेत्र का नहीं रहता, और इसके कारण से उनका कार्य दिख नहीं पाता। और इनका लोकसभा का अपना क्षेत्र होता है, अपने क्षेत्र ही में काम करना पड़ता है, अपने मतदाताओं से मिलना पड़ता है, अपने मतदाताओं के से उनका जो काम है उनको देखना पड़ता है, और राज्यसभा का पूरा प्रदेश को देखना पड़ता है। इसीलिए राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका कार्य शैली पता नहीं चल पाता। जी, कितना मुश्किल होता है एक पार्टी के लिए राज्यसभा के मेंबर्स को चुनना, क्योंकि हम देखते हैं कि हर सूबे, हर स्टेट का जो है उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो ज़रूरी होता है ताकि जितने भी हमारे सूबे हैं उनसे कोई ना कोई राज्यसभा का उस पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव आए। तो जो पार्टी है उसके लिए कितना मुश्किल होता है चुन पाना अपने नुमाइंदे को राज्यसभा के लिए? दरअसल क्या है कि जो प्रदेश की जो राजनीति है, जिसमें जिस पार्टी का ज़्यादा सर्वोच्च होता है उसका ज़्यादा राज्यसभा में सदस्य बन के आना पड़ता है। इसीलिए जिम्मेदारी होती है कि पार्टी को मजबूत बना के अधिक से अधिक विधायक बनाएं, और जितना ज़्यादा विधायक होगा उतना राज्यसभा में हम मेंबर भेज सकेंगे। ये उनकी एक सोच होती है, उसी के कारण से सबसे ज़्यादा कठिन होता है राज्यसभा में सदस्य भेजना।
जी। और जहाँ राज्यसभा में जितना मेजॉरिटी होता है उन्हीं का ही बिल पास होता है, उन्हीं का ही जो भी है सरकार चाहे जितना भी हो लोकसभा का, परंतु राज्यसभा में उनकी मेजॉरिटी नहीं होती, उसके लिए बहुत कठिनाई होता है। जी। अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है, अगर आम लोगों की हम बात करते हैं तो ये सोचते हैं कि लोकसभा में तो बिल पास हो गया, राज्यसभा में के लिए में जा रहा है तो एक फॉर्मेलिटी के लिए जा रहा है, वहाँ तो पास हो ही जाना है। तो आप इससे कितना इत्तेफाक ये रखते हैं? तो आपको लगता है कि उतना ही मुश्किल वहाँ पर भी उतनी ही मुश्किल होती है सरकार को? सबसे ज़्यादा कठिन है राज्यसभा का। राज्यसभा में मेजॉरिटी इत्तेफाक से नहीं आता, वो सैन्य मेजॉरिटी आता है। जैसे अभी कांग्रेस की जो मेजॉरिटी है उसको हमारी लोकसभा में बीजेपी की मेजॉरिटी होने के बाद में भी राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं बन पाई है। उसको बनाने के लिए कम से कम कई साल लग जाएंगे, और जब तक मेजॉरिटी नहीं आएगी बिल पास कराना सहज नहीं होता। उसके जितना उतना ही कठिन हो जाता है। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि लोकसभा में कोई बिल पास हो गया और उसके बाद राज्यसभा में पहुंचा और वहां पर पास नहीं हुआ? क्या इस तरह से हुआ है? बहुत सारे बिल ऐसे आते हैं जो पास करने में बड़ा दिक्कत जाता है, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है, सहमति लेना पड़ता है। और सारे जितने विपक्ष के जो सांसद हैं उनके अनुसार ही बिल को कुछ न कुछ सुधार करके उनको पास करते हैं, और इस तरह से बिल पास हो जाता है, कोई उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। परंतु क्या है कि एकदम जैसे विरोधी पार्टी के जितने सांसद हैं उनको पक्ष में लेना पड़ता है। लोकसभा की जब हम बात करते हैं, जब उसकी शुरुआत होती है, कोई भी सेशंस होते हैं तो उसमें क्वेश्चन आवर होता है, सबसे पहले सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो उसका अगर हर दिन का, जब सेशंस चल रहे होते हैं तो हर दिन का कामकाज किस तरह से चलता है, क्या कुछ होता है उसमें हर दिन? उसमें यहाँ भी वैसे ही है, लोकसभा और राज्यसभा में जो कामकाज है वो उसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क केवल यही है कि राज्यसभा का जो क्वेश्चन है उसकी जहाँ अहमियत ज़्यादा होता है। और जिस तरह से हम देखते हैं रोज़मर्रा जो अलग अलग कमेटीज़ होती हैं, ऐसे लोकसभा में अलग अलग तरह की कमेटीज़ बनाई जाती हैं अलग अलग मिनिस्ट्री को लेकर, तो क्या राज्यसभा में भी इस तरह की बनाई जाती हैं? कमेटियाँ बनती है वो दोनों की होती है, मिली जुली रहती है। और जैसे अपने राज्यसभा में हम पास नहीं हो पाए कोई कारण से, उसको उस कमेटी में भेज दी जाती है, और कमेटी के द्वारा वो चुन के जो आता है वो बिल वो यहाँ पास होता है। जी। आजकल जो एक नई बहस चल रही है कि जिस तरह से लोकसभा के नुमाइंदे चुनकर आते हैं आम लोगों के जरिए, राज्यसभा में भी वैसा ही होना चाहिए, राज्यसभा में भी जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो ना उन्हें चुने। तो एक ये बहस ये चल रही है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। देखिए, जो सिस्टम बना है, जो संहिता बना है, वो एक तरह से बहुत अच्छा है। इसमें जो चल रहा है वही सही है, अलग से चुनने का सवाल ही नहीं है। जिस तरह से अलग से चुनने का जो सिस्टम आ जाएगा तो उसमें जिस तरह से राज्यसभा में जो हम मतदाताओं के द्वारा चुन के भेजते हैं, उसी तरह से यहाँ यदि हो जाता है तो उसका और इसका कोई महत्व अलग नहीं हो पाएगा। और जब तक आप एक दूसरे का महत्व की गणना अलग से नहीं करेंगे तब तक कोई कदर नहीं रहेगा। भूषण लाल जी, अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी को काफ़ी परेशानी हो रही है, बहुत सारे बिल हैं जो पेंडिंग हैं, और हर सेशन में ये होता है कि लोकसभा में तो मेजॉरिटी है सरकार की, लेकिन जब हम बात करते हैं राज्यसभा की तो वहाँ पर मेजॉरिटी नहीं है। तो ऐसे में एक तरह से एक रिश्ता कायम करने के लिए और बिल को पास करने के लिए बीजेपी की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? बीजेपी के दरअसल क्या है, तकलीफ तो है, और इसकी मेजॉरिटी नहीं होने के कारण से तकलीफ होना स्वाभाविक है, परंतु इसके लिए सहमति लेना पड़ता है। उनके बहुत सारे बिल में किसी प्रकार की जो असहमति होती है उनको सहमति लाने के लिए उनसे बात करना पड़ता है, और हमारी जो बहुत सारी अपेक्षाएं हैं उनको कम करके उनके अनुसार से हमको बिल को बनाना पड़ता है। जी, तो ऐसे है कि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है राज्यसभा में, और बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो हो सकता है बहुत दिन से पेंडिंग पड़े हैं सिर्फ इस वजह से कि जो सरकार है उसकी मेजॉरिटी नहीं है राज्यसभा में। तो इसलिए क्या जो दूसरी पार्टियां हैं उनसे बातचीत का सिलसिला चलता रहता है, जो और पार्टी के मेंबर्स हैं
उनसे बातचीत का सिलसिला चलता रहता है ताकि राज्यसभा में बिल उसी तरह से पास हो जाए जैसे लोकसभा में हो सकता दरअसल है? क्या है कि बिल कोई भी पास नहीं होता, ये जनमानस में भी जाता है जी। और आपके जैसे माध्यम है, माध्यमों के आधार पे जो बिल पास नहीं होता, इसका परिणाम उनको समझ में आता है कि इसके कारण से बदनामी विपक्षी पार्टियों के को भी हो रहा है जी। इसके कारण से सहमति उनका भी हो जाता है और उनको डर रहता है कि इसके कारण से हमारी फजीहत न हो जाए। हम देखते हैं सेशन कोई भी शुरू होता है शोर शराबे के साथ शुरू होता है अक्सर, और कभी 1 घंटे के लिए कभी 2 घंटे के लिए एडजर्न कर दी जाती है पार्लियामेंट को, और फिर उसके बाद काम शुरू हुआ फिर से एडजर्न हो गई। तो ऐसे में लोगों को लगता है जो उनके वो टैक्स पे कर रहे हैं, जो उनका पैसा है वो बर्बाद जा रहा है। अगर जब वहाँ पर काम ही नहीं हो रहा तो कम से कम जो हमारे नुमाइंदे हैं जो चुनकर हमने वहाँ पर भेजे हैं, या फिर जो राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं अलग अलग पार्टीज़ के, कम से कम उन्हें देखना चाहिए कि पूरा जो देश है वो देख रहा है कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता जो मेंबर्स हैं उन्हें उस तरह से बिहेव करना चाहिए ताकि जो लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि जो उनके टैक्स है जो पे करते हैं जिससे वो काम चलता है वो बेकार जा रहा है? ये स्वाभाविक है सोचना, जनमानस का क्या है कि वास्तविकता काम तो होना चाहिए जी। पक्ष विपक्ष दोनों को भी चिंता होता है कि किसी तरह से काम हो और कभी कभी इस तरह से जहाँ अति आवश्यक हो तभी इस तरह से माहौल बनता है, नहीं तो दोनों विपक्ष और पक्ष के लोग सोचते हैं और काम किसी तरह से संसद का चले इस पर चिंता तो होती है और इस चिंतन होने के कारण से उनको समझ आने के बाद में फिर अपना कार्य प्रारंभ हो जाता है। जी। क्या हर सेशन शुरू होने से पहले तमाम पार्टियों की कोई मीटिंग बुलाई जाती है ताकि कामकाज को सही से तरीके से चलाया जा सके? दरअसल क्या है कि कभी भी ये नहीं सोचते कोई भी कि काम न चले, काम चले ये सोचते हैं और बाधा न पड़े ये दोनों का है, पक्ष विपक्ष दोनों का है, परंतु इत्तेफाक से कभी कभी ऐसी कोई घटनाएं अचानक आती है जिसके कारण से इस तरह से होता है जिसमें अवरुद्ध हो जाता है। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका समझ में आता है कि वो अपने अपने एरिया से होते हैं, वहाँ की परेशानियाँ जो हैं वहाँ पर रखते हैं, अपने सवालों को रखते हैं वहाँ पर, तो लोगों को लगता है हमने चुन के किसी को भेजा है वो हमारी बात को वहाँ पर रख रहा है। राज्यसभा एमपी जो हैं वो जिस स्टेट से आते हैं उनकी बातों को किस तरह से रखते हैं? जैसे आप छत्तीसगढ़ से हैं तो वहाँ के लोगों की बातों को आप किस तरह से रखते हैं? क्या है कि हम लोग क्षेत्रवार न करके प्रदेश की जो समस्या है खास करके सरकार की वहाँ की जो समस्या है उसको ज़्यादा करके रखते हैं, जो सार्वजनिक हो, सबके हित में हो, क्षेत्रवार न हो, पूरा प्रदेश के हित में हो। कोई जिस तरह से जैसे रेल का है या वायुयान का है या सिंचाई का है या किसानों की समस्या है या श्रमिकों की समस्या है, ये पूरा प्रदेश भर की जो समस्या है, जैसे खदान है, कोयले के खदान है या हीरे या सोने के खदान है, उसकी जो समस्या है, जो सार्वजनिक समस्या हो, सबके हित की समस्या हो, जिसमें किसी एक का ना हित हो, प्रदेश का हित हो, इस तरह से हमको रखना पड़ता है। ये हम लोगों का वो एक तरह से बहुत कठिन एक हमारे लिए सवाल होता है और उसको हमको हल करने के लिए जो प्रदेश का किस तरह से हित हो ये सोच के हमको काम करना पड़ता है। जी। तो लोकसभा के मेंबर से आपको लगता है आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि वो सिर्फ एक अपने जो उसका एरिया है जहाँ से वो चुनकर आए सिर्फ वहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन जो राज्यसभा एमपी हैं वो पूरे स्टेट की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियां हैं वो रखनी पड़ती हैं। हाँ, पूरा प्रदेश का जो समस्या है उसको करना पड़ता है। कभी कभी जैसे बाढ़ ग्रस्त हो गया, कभी तेज हवा से पौधे नष्ट हो गए, अकाल ग्रस्त हो गया क्षेत्र, या इस तरह से बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं उसके लिए करना पड़ता है और उसके कारण से जिम्मेदारी हम सोचते हैं कि राज्यसभा वालों को ज़्यादा होता है। जी। आजकल एक और नई बहस चली हुई है इंटॉलरेंस को लेकर कि किस तरह से पूरे मुल्क में जो है एक माहौल बना हुआ है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए क्या है, हम किसी को खुश नहीं कर सकते या कोई किसी से खुश नहीं हो सकता है मैं जो भी कर रहा हूँ वो दूसरों के लिए अहित महसूस हो, अच्छा ना महसूस हो, परंतु आज देश हमारा जो देश है ये एक तरह से हम जिस तरह से जो सभ्यता है हमारे देश की
वो सारे जो संसार है उसको सभ्यता सिखाने वाला देश कहलाता है। जी बिल्कुल। यहाँ से जो सभ्यता है, वो सभ्यता के कारण से सारा जितना संसार है वहाँ को हमने एक अपना गुरु हमको माना है जी। और उस गुरु जो हमको माना है उसके आधार पे हमको चलना है। तो कुछ लोगों को हमारी जो बात है, हमारी सभ्यता है, हमारी जो एक सोच है और इस देश में जो भावना हमने पैदा हमको करना है, उसको कुछ लोग गलत महसूस करते हैं। उसके कारण से आधुनिकता की ओर ज़्यादा दौड़ के हमारे जो प्राचीनता है उसका विरोध करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो हम प्राचीनता में हमारी जो सभ्यता है, उस सभ्यता को जब तक हम उजागर नहीं करेंगे तो हमारा इस तरह से राष्ट्रीयता का जो हमारा जो सीख है हम कैसे देंगे लोगों को। जी बिल्कुल। तो क्या जो एक इमेज थी हिंदुस्तान की, वो आपको लग रहा है कहीं थोड़ी बहुत ख़राब हो रही है? देखिए, आधुनिकता के बहुत सारे कारण हैं। आधुनिकता के कारण से लोग बाग कुछ ऐसे अभी विज्ञान के द्वारा कुछ ऐसे तत्व आ गए हैं जिसके कारण से लोग बाग बहुत अपने आप को एडवांस मानते हैं। एडवांस होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, एडवांस की पक्षधर हम भी है, पर इतना एडवांस मत होइए जिसमें हमारे बच्चों का एक तरह से जो भविष्य है उसमें कोई नुकसान ना हो। उनमें एक भावना जगे। राष्ट्रीयता सबसे बड़ी चीज़ है हमारी, और जब तक हम राष्ट्रीयता लोगों में नहीं पैदा करेंगे तो देश के प्रति प्रेम कैसे जगेगा। जी बिल्कुल। तो ये आपको लगता है कोर्स में शामिल होना चाहिए इन सब चीज़ों को, क्योंकि पहले मॉरल साइंस जो होती थी वो कोर्स का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो तमाम चीज़ें अब कोर्सेज में नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जो हम देखते हैं बच्चों में उस तरह की जो फीलिंग्स है जो पहले हुआ करती थी अपने मुल्क को लेकर या अपने आसपास की चीज़ों को लेकर, वो अब थोड़ी सी ख़त्म हो रही है। हम जैसे हमारे यहाँ घर घर में कंप्यूटर आ गया है, बच्चे कंप्यूटर के पीछे में बैठे रहते हैं, टीवी आ गया है, टीवी के पीछे बैठे रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रहता। बच्चे खेले कूदे या कसरत करे या वो ऐसा शारीरिक वर्क करे जिससे शरीर हृष्ट पुष्ट रहे, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, इस पर बच्चों का ध्यान नहीं जाता। इसीलिए हमारे जो सरकार ने खास करके नरेंद्र मोदी जी ने जो योग का जो प्रशिक्षण के लिए, योग आसन के लिए उन्होंने जो पहल किया है, यह इन बच्चों के हित के लिए है। देश के एक तरह से हमारे जो बच्चे निरंकुश न हो जाए जी, उसके लिए उन्होंने ये पहल किया है। आप एक ऐसे सूबे से आते हैं छत्तीसगढ़ से जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, अलग होने के बावजूद भी वहाँ पर तरक्की के काम जो है बहुत धीमी गति से चल रहे हैं, गरीबी अभी भी वहाँ पर उसी तरह से बनी हुई है और बहुत सारी परेशानियाँ वहाँ पर हैं। आप वहाँ से आते हैं, आपने कौन से ऐसे सवाल हैं, कौन सी ऐसी परेशानियाँ हैं जो आपने राज्यसभा में उठाई हैं? सबसे ज़्यादा वहाँ पिछड़े आदिवासी और अनुसूचित जाति के वर्ग, पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं जी, और ये सब शुरू से बहुत इनकी कमजोरी है, हालत बहुत ख़राब है इनकी, और गरीबी के कारण से ये लोग अपना ज़्यादा करके शिक्षा में या और कई धंधे उद्योग धंधे में आगे नहीं बढ़ पाए हैं उसके कारण से। और दूसरा सबसे मेन कारण है यहाँ नक्सली क्षेत्र होने के कारण से। यहाँ जिस तरह से नक्सलियों के कारण से जो हम विकास करना चाहते हैं वो विकास नहीं हो पा रहा है और अवरुद्ध हो जाता है, और उसी के से लड़ते लड़ते हमारे प्रदेश के लोग की जो हालत है वास्तविक में खस्ता हो गया है जी। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो खनिज है, हमारे यहाँ जितना कोयला का भंडार है या बहुत सारे ऐसे वनोपज का है, उसके कारण से तरक्की होने में कोई देरी नहीं है, परंतु केवल अवरुद्ध होता है, केवल नक्सलियों के कारण से अवरुद्ध ज़्यादा हो रहा है, हम उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात करें जहाँ से आप आते हैं, और वहाँ बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं जो पिछले 15 साल से हैं और काफ़ी पॉपुलर भी रहे हैं। आगे अब क्योंकि सेंटर में भी हम देखें तो बीजेपी की ही गवर्नमेंट है और स्टेट में भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, तो क्या आपको लगता है तरक्की के काम और बेहतर तरीके से वहाँ पर चलेंगे? बहुत ज़्यादा तरक्की हो रहा है, और ख़ास करके जिस तरह से प्रधानमंत्री हैं जी, और उनके कारण से
हमारे जो छत्तीसगढ़ ही क्या पूरा देश में जो आदर्श ग्राम का जो हम लोगों को एक काम सौंपा है, जी बिल्कुल। उसके माध्यम से हम प्रसिद्धि बढ़ा है और जगह जगह विकास हो रहा है। और मैंने तो एक तरह से अपने आदर्श ग्राम के अलावा जितने वहाँ छत्तीसगढ़ के जो विकलांग लोग हैं उनको मोटरसाइकिल जो डीजल या पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिल देता हूँ ताकि वो अपना धंधा कर सके विकलांग लोग। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ा काम मैं कर रहा हूँ नशा मुक्ति का। जी। हमारे कुछ ऐसे हमारे पास कुछ दवाइयाँ हैं जिसके माध्यम से हम एक खुराक दवाई देते हैं और 3 दिन तक उनको किसी तरह से नशा न करने की सलाह देते हैं और हमेशा हमेशा के लिए वो नशा मुक्त हो जाता है। यह मैं जगह जगह जाके शिविर लगाता हूँ और शिविर लगा के हजारों लोगों को नशा मुक्त करता हूँ और इस तरह से हमारा एक सबसे बड़ा मेरा व्यक्तिगत मुहिम है। जी, ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी है जो पूरे मुल्क में सामने आ रही है और लगातार बढ़ रही है। आदर्श ग्राम के तहत आपने और क्या क्या काम किए हैं, क्योंकि आदर्श ग्राम में लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं क्योंकि एक जगह पर फोकस होकर वो तमाम चीज़ों को देख पाते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये उसका क्या है, जो आदर्श ग्राम में जो इतना अधिक काम होता है वो एक तरह से हमारे लिए आस पास के जो गांव वालों के लिए एक आदर्श ही होता है। उसी आधार पे सारे गांव का विकास हो। हम 1.5 साल के लिए हम आदर्श ग्राम लिए हैं। 1.5 साल के बाद हम दूसरे ग्राम को आदर्श ग्राम के लिए रूप में लेंगे, वहाँ का भी विकास करेंगे। शौचालय हो हर जगह, हर घर में नल हो, हर घर में बिजली हो, हर घर पक्का हो, रोजगार हो और किसी तरह से वहाँ समस्या न हो, सिंचाई की भी साधन हो और किसानों की और वो जो मजदूरों की या जो भी महिलाओं की जो समस्याएं हैं उसको हम दूर करते हैं। और इस तरह से एक हमारे लिए एक अच्छा पहचान बन जाता है और एक तरह से जो गांव है वो आसपास के गांव वालों के लिए एक आदर्श, वास्तविक में आदर्श गांव बनता है। उसके सहारे अन्य गांव वाले भी अपने गांव को सुधारने के लिए लगे रहेंगे। भूषण लाल जी, हमारे पास कुछ खत भी आते हैं लोगों के जो सवाल पूछना चाहते हैं। तो हमारे पास एक खत आया है, दिनेश जी हैं ये नागपुर से। ये लिख रहे हैं कि आप राज्यसभा MP हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने अपने पूरे टर्म में अब तक कौन से वो सवाल हैं जो बहुत जोर शोर से उठाए हैं? हमारा सबसे ज़्यादा जो सवाल है, मैंने पहले ही भी कहा है, सबसे ज़्यादा सवाल हमने किसानों के सिंचाई के लिए किया है। और आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो किसानों को जो दवाइयाँ महंगी हो गई है, खाद महंगी हो गई है और उसके कारण से जो किसानों के जो भार है सबसे ज़्यादा होता है और उसके कारण से फसल नष्ट होता है। और फसल नष्ट होने के बाद में जो आत्महत्याएं कर रहे हैं किसान, वो किस तरह से रुके, इस पर मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है। इस पर भी मैंने क्वेश्चन किया है और सबसे ज़्यादा किसानों को जैविक खाद की वो किस तरह से झुके और जैविक खाद अपनाकर किसान खुशहाल बने, ये मेरा सोच ज़्यादा है। जी। और अगला खत हमारे पास आया है छत्तीसगढ़ से राशिद का, और ये इनका कहना है कि आप क्योंकि छत्तीसगढ़ से हैं तो आप ये बताएं कि छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए आप आगे और क्या किस तरह के कदम उठाने वाले हैं? हमारा सबसे ज़्यादा समस्या है खास करके छत्तीसगढ़ में आवागमन का साधन है। जिस तरह से अपने यहाँ प्लेन का जो एक जगह रायपुर का ही है अपना, और इस तरह से हमारा लोकल कम से कम जगदलपुर है, बहुत दूर है रायपुर से। जगदलपुर के लिए वहाँ अंबिकापुर बहुत दूर है, वहाँ भी हमारा लोकल कम से कम प्लेन का अपना एक तरह से सुविधा मिल सके तो वहाँ के यात्रियों के लिए। और सबसे ज़्यादा समस्या है वहाँ की जो खदानें हैं, खदानें अपना जिसमें मजदूर काम करते हैं उनको रहन सहन, खाने पीने, इलाज, पानी, सारे चीज़ की सुविधा अच्छी तरह से मुहैया कराया जाए। बहुत सारे प्राइवेट वहाँ फैक्ट्रियाँ खुल गई है, चाहे पावर प्लांट का हो चाहे सीमेंट का हो। यहाँ भी हमारे लोकल लोग काम करे, बाहर के जो लोग कम काम करे, ताकि लोकल के जो गरीब वर्ग है जिनकी ज़मीन निकाली जाती है उनको ज़मीन के मुहैया ना दिला के उनको वहाँ काम दे के उनको रोजगार दे। ये हमारा सबसे बड़ा काम है
और ये काम हो जाता है तो प्रदेश खुशहाल हो जाएगा। तो डॉक्टर भूषण लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपको भी, बहुत आपने हमारे लिए समय दिया है। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। थैंक यू।